हम्म। नो सर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे, और जैसे अभी तक जहाँ तक पढ़े हैं उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी रॉड को मूव कराएंगे, हम लोग मोशन देंगे, तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो मोशनल ईएमएफ का बात कर रहे थे हम लोग। तो अभी तक मैग्नेटिज्म में हम लोग यही सीक्वेंस में देखे हैं कि पहले देखे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है, चार्जेस की वजह से या करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसकी वजह से। फिर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज या रॉड को रखते हैं तो फोर्सेस क्या लगेंगे, वो सब चीज देखे। फिर कुछ मटेरियल्स जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो कर रहे थे, उन सब के बारे में चर्चा किए कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ये सब चीज के बारे में। फिर इस चैप्टर में भी चल रहा है हमारा इंडक्शन के बारे में, यानी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं, लूप को रखते हैं, और उस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि उसमें एक करंट हमें मिला जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते थे। और ऐसा करंट इसलिए था क्योंकि ईएमएफ आया, तो ईएमएफ फाइंड किए फैराडेज लॉ से। फिर लेंज लॉ से हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा है ऐसा नहीं कि सिर्फ लूप अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ही करंट बहता है अगर फ्लक्स चेंज हो तो, बल्कि अगर किसी रॉड को भी हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, ठीक है, मोशन दे, तो हम लोगों ने देखा कि उसमें भी ईएमएफ जनरेट हो रहा था। वैसे ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा था, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, और वो एक एंड पे जाके इकट्ठा हो गया, तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस एंड पे इकट्ठा हुआ उसमें निगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, मतलब ईएमएफ है। उसे अगर हम किसी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाए, ठीक है। तो बीवीएल आया था हमारा, उसी से रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि मोशनल ईएमएफ से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास भी करे थे। ये बोल रहा है कि एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर, जिसमें करंट आई बह रहा है, ठीक है, यानी कि इस करंट की वजह से हमें आसपास का मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब बोल रहा है कि यहाँ से ए दूरी पे एक ऐसा रॉड है जिसका लेंथ जो है एल है, और इस रॉड को हमने ऊपर की तरफ ऐसा स्पीड यू से फेंक दिया, यानी कि भी स्पीड से हम इसे फेंक दिए। तो बोल रहा है कि इस रॉड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमें बताना है, यानी कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉड, इस रॉड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इस रीजन में इस रॉड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऐसा इनटू द प्लेन होगा, और इसके लेंथ के अक्रॉस वेरी भी कर रहा होगा, ड्यू टू वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करेंगे बताओ। बोलो कोई भी। ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेंथ के साथ रॉड के मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम यहाँ से एक्स दूरी पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट ले लिए। इस एक्स दूरी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई एक्स। तो इतने दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा है और ये जो है इधर ऊपर की तरफ जा रहा है स्पीड v से। तो हम इस छोटे से dx में हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ईएमएफ डी प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एक्रॉस dx लेंथ। इस dx एलिमेंट के एक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे अगर हम d बोलते हैं तो d जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, BVL ही तो था। ठीक है, BVL था हमारा, क्योंकि 90 डिग्री पे दिख रहा है सब कुछ जैसा था। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं b है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। v तो v है और l जो है वो l dx हमें दिख रहा है, क्योंकि लेंथ हमने कितने यूज करा है, dx। तो यहाँ से हमें दिख गया कि ये जो है म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, 1/x dx इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो हमें दिख रहा है a से a प्लस l तक, क्योंकि रॉड जो है ये a से a प्लस l तक ही है। तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, 1/x का ln x होता है और ln x में लिमिट पर करेंगे तो अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काम हमें शुरू से दिख रहा है कि एक जो फॉर्मेट है वही काम करना है। पिछला जो टॉपिक था उसमें था एरिया कौन सा है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उस एरिया को पकड़ रहे थे, उस एरिया से फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, नहीं फ्लक्स फाइंड कर लिए और डी फाई बाई डी टी ईएमएफ दिया। यहाँ पे है काम वही चीज है, लेकिन हम लोग नजरिया थोड़ा सा बदल दिए, क्योंकि क्लास क्लास देखे भी थे कि इसे हम फैराडे लॉ से भी प्रूफ करे थे। खैर हमें ईएमएफ जो मिला बीवीएल मिला, डायरेक्ट फॉर्मूला मिला है, उसी चीज को लगाने आना चाहिए। और क्वेश्चंस जो आएंगे बहुत ही इजी आते हैं, इजी इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बेस्ड होगा। यहाँ दिख रहा है ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा बहुत मैथ कर लेना है, बाकी फॉर्मूला पे ही। इस पे दिक्कत बोलो। हेलो। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोल लो। यहाँ पे हमें एक रॉड है, इसे हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर वी स्पीड दे दिए। ये दोनों है रेल है, पहले भी ये यूज हो चुका है, रेजिस्टेंस 0 है, इसका रेजिस्टेंस R है। तो हमसे पूछ रहा है कि मास ऑफ रॉड जो है m, जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेंथ है इसका L। ठीक है, लेंथ L है, इसे हम भी स्पीड दे रखे हैं, ये रेजिस्टेंस R है। और ये जो PQ रॉड है, रॉड PQ हैव रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल r। तो हमसे पूछ रहा है पहला, फाइंड करंट इंड्यूस्ड, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R। ठीक है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R हमें पता करना है कि कितना होगा। तो यहाँ सिंपल सा चीज दिख रहा है कि अगर रॉड मूव कर रहा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसे हम लोग ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं, देखो ध्यान से। ये जो रॉड है उसे हम, उसमें रेजिस्टेंस दे रखा है ईएमएफ,
भी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ध्यान से देखो कि अपवर्ड हायर पोटेंशियल पे मिलेगा, तो ये हमारा ईएमएफ होगा, ये इसका स्मॉल रेडियस आर, ये आर। ईएमएफ कितना होगा बोलो? बीवीएल। भी तो इसमें हमसे पूछ रहा है करंट क्या होगा, करंट बता सकते हो? आई इजकल टू हमें दिख रहा है कि बाई नेट रेजिस्टेंस, यानी कि आर प्लस आर, बीवीएल बाई आर प्लस आर आंसर। इसी में है सेकेंड पार्ट, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है, एफ एक्सटर्नल कितना चाहिए होगा टू मूव रॉड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि हम भी स्पीड दे रखे हैं, इसी स्पीड से मूव करता रहे, तो उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऐसा क्यों कह रहा है? तो थोड़ा बहुत अगर हम दिमाग दौड़ाए, तो अब इस रॉड के थ्रू करंट बह रहा है, और करंट बह रहा है, हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो हम जानते हैं कि आई एल बी फोर्स लगता है किसी भी रॉड पे जब उसमें करंट बह रहा होता है, तो क्लोज लूप हो और करंट बह रहा हो, और अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, बस उसी कंसेप्ट को यूज करना है। तो यहाँ में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, चलो तुम लोग ट्राई करो एक बार। अगर इसका स्पीड भी यूनिफॉर्म है, तो हम जान रहे हैं कि इसमें करंट जो है ऐसा आई ऊपर की तरफ बह रहा होगा, क्योंकि ये हमारा रॉड पी क्यू रिप्रेजेंट है, इसमें करंट का डायरेक्शन देखे तो क्यू टू पी की तरफ है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी रॉड में आई अगर करंट बह रहा होता तो आई एल क्रॉस बी, एल जो होगा उसकी तरफ, तो इधर हमें मैग्नेटिक फोर्स एफ एम लग रहा होगा, आई एल बी। ठीक है, तो दिख रहा है कि अगर करंट वैरी भी कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट पे फोर्स भी इतना कांस्टेंट लग रहा होगा, यानी कि हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। और यहाँ से दिख रहा है अगर u को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो कांस्टेंट होने के लिए एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए नेट फोर्स किसी भी बॉडी का जीरो होना चाहिए। एफ नेट जीरो कब होगा यहाँ पे? तो दिख रहा है जो एफ एक्सटर्नल हो वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो, तो ये हमें कितना दिख रहा है? तो आई एल बी के बराबर होना चाहिए। आई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, तो वहां से हम पुट कर सकते हैं, आई जो है बी वी एल बाई आर प्लस आर है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर प्लस आर। इतना हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ताकि ये यू स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हमें अगर कंसेप्ट पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये चीज हो रहा है, और हमें थोड़ा बहुत थ्योरी याद रखने हैं, फॉर्मूलेज याद रखते हैं, तो क्वेश्चन में हमें कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इतना बात में किसी को दिक्कत?
नो सर। नेक्स्ट है ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। हम लोग अभी क्या कर रहे थे कि रॉड को हम मोशन दिए थे, ठीक है, वायर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दे दिए थे। यहाँ पे मोशन में तो रोटेशन भी हो सकता है, हम किसी रॉड को रोटेट भी करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा रॉड है, यहाँ पे हम इसका एक्सिस फिक्स कर दिए और इसे हम ऐसा ओमेगा से रोटेट करें। इस रीजन में हम बोल रहे हैं कि ऐसा इनटू द प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनटू द प्लेन हम मान रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। इसे अगर हम ऐसा रोटेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा एक सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा होगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो अगर हम इसका लेंथ एल बोल रहे हैं तो ये एल लेंथ के ऐसे सर्कुलर पार्ट में ऐसा घूम रहा होगा। तो घूम रहा होगा तो अगर हम इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, ये एज इसको Q बोल रहे हैं, तो हमें दिख रहा है इस PQ के अक्रॉस पोटेंशियल दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा? तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ओमेगा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इधर देखेंगे अगर x दूरी पे हो तो Vx इधर फोर्स लग रहा होगा, ओमेगा x वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। उस वेलोसिटी के कारण V क्रॉस B देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन सॉरी उल्टा डायरेक्शन में चले, ऐसा है तो भी उधर लग रहा है तो इस पे फोर्स इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू की तरफ जाएगा। ऐसा ही होगा, ध्यान से देखें हम तो उसी रॉड को हम इधर बना रहे हैं। ठीक है, इसका स्पीड ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एक्स दूरी पे जाएं तो इस छोटे से एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर ओमेगा एक्स से जा रहा होगा, इसका स्पीड होगा। इस छोटे से एलिमेंट dx की अगर हम बात करते तो इसका लेंथ l है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम लिखेंगे तो d हम लिख सकते हैं क्या चीज, b भी l होता है, तो b की जगह ओमेगा x और l की जगह हम dx लिख सकते हैं। तो जो टोटल ईएमएफ होगा इसको इंटीग्रेट करने से आएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से l तक। तो ये हमें दिख रहा है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, फिर से अगर हम डायरेक्शन ऑफ हम देखें कि कौन हायर पोटेंशियल पे हो तो v क्रॉस ओमेगा देख सकते हैं, v क्रॉस b वेलोसिटी जिधर इसका रोटेशन होने का टेंडेंसी है उधर v दिखेगा और क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो हमें दिख रहा है कि जो पॉइंट p और q है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p जो है ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट q दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हम इस रॉड को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि P जो है हायर पोटेंशियल पे है, एक रेजिस्टेंस दिया होगा तो रेजिस्टेंस ऐसा भले ही रोटेट हो रहा है लेकिन ये रॉड हमें ऐसा ईएमएफ और रेजिस्टेंस दे सकता है। इसे अगर किसी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे जैसे कि ऊपर कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इस केस में भी हमने देखा तो ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो हम देखें कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी क्यू की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं इस गिवन सिचुएशन में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर क्यू पॉइंट पे इकट्ठा होगा तो हमें दिख रहा है कि पी पॉइंट पे पॉजिटिव मिलेगा, क्यू पे निगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिख रहा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसा फाइंड कर लिया क्योंकि हम लोग छोटे से एलिमेंट के लिए निकालना जानते हैं। तो ये था हमारा मेथड 1।
ठीक है, मेथड 2 देखते हैं, यूजिंग फैराडे लॉ। यहाँ पे सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना? ये ओमेगा जो है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका हर पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तब तो अलग अलग होगा ना। रोटेशन में हम लोग यस देखते हैं सर। भी क्या होता है, ओमेगा आर, तो आर वेरी कर रहा है तो भी वेरी कर रहा होगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इक्वल टू ओमेगा एक्स लिया है, ठीक है। यस सर। अब फैराडे लॉ देखते हैं, तो फैराडे लॉ में क्या कहता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक रॉड है, ये ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो कुछ देर के बाद ये रॉड जो है इधर कहीं आ गया होगा, यस सर। ठीक है। ये t इक्वल टू 0 पे है, ये t इक्वल टू t पे है। तो फैराडे लॉ के हिसाब से देखें तो इतना ये एरिया जो है स्वेप किया है, इतना एरिया। अगर ये एंगल का थीटा का बात करें तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा टी एंगल टी टाइम में रोटेट करा होगा। तो एरिया स्वेप्ट अगर हमसे पूछा जाए तो इस एरिया को हम लोग बता सकते हैं कि कितना होगा। तो एरिया होता है हाफ थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जो है एल है, थीटा ओमेगा टी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा टी इंटू एल स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या होगा, फैराडे लॉ में फ्लक्स की जरूरत है, तो फ्लक्स एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो लिख सकते हैं, दिख रहा है हमें ओमेगा ए इंटू एल स्क्वायर इंटू टी। तो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। ऊपर वाले से भी आया था, इससे भी ये हाफ ओमेगा, अच्छा ए, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ओमेगा एल स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। मैग्नेट एरिया तो ले चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड लेना था तो बी, तो ओमेगा बी एल स्क्वायर, क्लियर है। तो तुम ऊपर कोई सा भी मेथड यूज करो, हम लोग का आंसर वही आना है। बस कंसेप्ट क्लियर रखना है कि हाँ भाई एक्चुअल रीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं तो भी कैसे कर रहे हैं। कंसेप्ट अगर हमें पता होगा तो दिक्कत ही नहीं होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो बोलेगा कि ऐसा एक लूप है, ठीक है, एक ऐसा लूप है, इसमें एक रॉड रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये एल लेंथ का है और ये ऐसा ओमेगा से घूम रहा है, ये रॉड सिर्फ घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है आर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक एंड इसका रिम से कनेक्टेड है और एक रिम इससे, ये जो है कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेजिस्टेंस जो है 0 दे रखा है, नहीं उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, यहाँ रेजिस्टेंस है कनेक्टेड। तो हमें बताना है कि फाइंड करंट थ्रू आर, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर, आर के थ्रू करंट क्या होगा।
ध्यान से देखो और बताओ क्या होगा। इस पॉइंट को अगर हम ए बोलते हैं, ये जो रिम है ये पॉइंट बी है, इस गिवन सिचुएशन में अगर हम देखें तो ईएमएफ ए बी जो हमें दिखेगा वो हमें दिखेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अभी हम लोगों ने डिराइव करा है इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस रॉड का कोई रेजिस्टेंस के बारे में नहीं कहा है तो रेजिस्टेंस 0 मानेंगे। अब दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पोटेंशियल ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका भी पोटेंशियल भी ही होगा क्या, दिख रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है कि यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर भी दिख रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो करंट हम बोल सकते हैं कि E बाई आर होता है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा है, बस देखने में डरावना रहेगा, स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो लंबा सा लगेगा, लेकिन होगा ऐसे। हो सकता है कि हमें रॉड का सेंटर में हम टाइप कर दें, ठीक है, यानी कि ये रॉड है अगर हमारे पास, तो कह सकता है कि हमें भाई सेंटर में कहीं भी हम दे सकते हैं हिंज, हमारे ऊपर है। तो सेंटर में दे दिए, अब यहाँ ओमेगा से घुमा लिए, लेंथ एल था, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू। फाइंड वी पी क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी क्यू क्या होगा। एंड भी क्यू सी भी फाइंड कर लो, क्यू और सी के बीच का। सी कहाँ है सर? अच्छा, भी क्यू आर सी से भी पी क्यू आ गया। बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ठीक है, 2 होता था, यहाँ एल अब कितना दिख रहा है, एल बाई 2 दिख रहा है, एल एन दिख रहा है ना, तो एल बाई 2 दिख रहा है, एल बाई 2 यानी कि हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, वैसे ही भी क्यू आर भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। यस सर। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, तो पी क्यू के केस में कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, क्यू। क्यू है या फिर पी। इधर की तरफ तीनों होगा। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि Vp इज ग्रेटर देन Vq। इस केस में ये यहाँ से ऐसे जाना चाह रहा है, नहीं इसका स्पीड इधर है, Vr इज ग्रेटर देन Vq दिख रहा है, दिख रहा यस है, सर। V क्रॉस भी देखेंगे तो, यानी कि इसको अगर हम बनाना चाहते तो ऐसे हम बना सकते थे कि P ऊपर है, ये बीच में Q हो गया ऐसा। अगर इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो हम रेजिस्टेंस एक साथ भी ले सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं पी है हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस अगर एल है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ रॉड अगर बोले कि ये आर है, तो ये जो हम लिए हैं आधे रॉड के लिए है, तो यहाँ पे आर बाई 2 और यहाँ पे भी आर बाई 2 यूज करेंगे। क्लियर है? क्योंकि आधा आधा रॉड ही है, पी क्यू का आधा है और क्यू से आर आधा है। तो हमें दिख रहा है कि ऐसा ईएमएफ हमें जनरेट मिल रहा है, इसका भी ईएमएफ ही है, इसका भी ईएमएफ ही है।
तो ऐसा हमें एक बैटरी का कनेक्शन दिख रहा है। अगर हम P से Q को कनेक्ट कर सकते हैं, P से R कनेक्ट कर सकते हैं, कैसा भी कनेक्शन देके सर्किट कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बैटरी बनाने आ गया। अब इसके आगे कैसे सर्किट देता है, तो उसके बाद करंट तो हम लोग फाइंड कर ही हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में, तो हम लोग आगे का काम तो कर ही सकते हैं। ठीक, रोटेशन याद है क्या थोड़ा बहुत? कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन सर नहीं पढ़ाया गया है। तो पढ़े ही नहीं हो रोटेशन? सर आपको तो बोले थे। रोटेशन नहीं हुआ था? नहीं सर, पहले अलग अलग बैच चल रहा था ना। अच्छा, हमको तो जहाँ तक याद था कि केटीवी और थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है। नहीं सर, बी बैच चल रहा था, उसमें नहीं हुआ था रोटेशन, बोले थे बाद में करवाएंगे आप। अच्छा ठीक है, ध्यान से उतर गया था, हमको तो डायनेमिक्स उधर बचा हुआ है। चलो, सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, इतना यस में सर। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर तो देखते हैं। यहाँ पे ऐसा एक लूप है, दूसरा लूप ऐसा है। ठीक है, दोनों का सेंटर कॉमन एक्सिस है, समझ पा रहे हो कि एक्सिस जो दोनों यस का सर। है वो मानना। ठीक है, ये दोनों रिंग है, यानी कंडक्टिंग रिंग है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रॉड यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है और एक रॉड यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो रॉड्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं। इसका ये ऐसा बोल रहा है कि सेंटर है, चलो छोड़, लेंथ ही दे देते हैं। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2, दोनों का रेडियस जो है अलग अलग है, अलग अलग लेंथ के रॉड हैं, ओमेगा से घूम रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है, इससे ऐसा टच कर रहा है, ठीक है, और इससे कनेक्टेड एक ऐसा रेजिस्टेंस R0। ठीक है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि इस एक्सिस से ये जो कनेक्शन है ये भी हमारा वायर ही है। ठीक है, ये भी वायर है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 दे रखा है, वायर का रेजिस्टेंस 0 है, रॉड का भी। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जो है वो नीचे से है, नहीं ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड जो है ये भी 0 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट इन R0। ठीक है, R0 में करंट क्या होगा? तो भले ही ऐसा कुछ कनेक्शन दिया है, तुम इस दोनों रॉड को बैटरी से रिप्लेस करने की कोशिश। ठीक है, बोलो फर्स्ट वाले को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अगर हम इसका नाम देते P, ये Q, तो P हायर पोटेंशियल पे होगा या Q? बोलो। पी। वेलोसिटी किधर की तरफ है इसमें? इधर की तरफ, दिख रहा है, इधर की तरफ वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B देखोगे तो हम किधर जाएगा? Q की तरफ ना।
तो उसे ऐसा बना सकते हैं हम, ईएमएफ ई जो होगा वो कितना होगा, बी ओमेगा L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। सेम वैसे ही आर एस का देख रहे हैं, सेम रोटेशन है, उल्टा रोटेशन दे सकता था, हम यहाँ सेम ही दिए हैं, तो उसका भी ऐसा ही दिखेगा कि आर और एस हायर पोटेंशियल पे होगा। इसका अगर हम E2 लिख रहे हैं तो ये आएगा बी ओमेगा L2 स्क्वायर बाई, ठीक है। यहाँ से P और Q एक वायर से कनेक्टेड है तो PQ को कनेक्ट कर दिए, और QS जो है ऐसा कनेक्टेड, ये जो है कार्बन ब्रश है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, याद है? यस सर, ठीक है, नहीं बस एसी कनेक्टिंग, जनरेटर में। हाँ कनेक्ट करने के लिए है। तो ये आर नॉट है, ऐसा हमारा सर्किट दिख गया। तो यहाँ से अगर हम करंट की बात करें आई की, तो आई हमें दिख रहा है दोनों अपोजिट में है, तो हम लोग E1 माइनस E2 बोल सकते हैं डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? तो यहाँ से E1 माइनस E2 करेंगे तो बी ओमेगा बाई 2R कॉन्स्टेंट दिख रहा है, L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, यही हमारा करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन दे इसमें, बस हमें अगर इसे इक्विवेलेंट सर्किट में हम ऐसा कन्वर्ट करके लिख लिए तो उसके बाद तो हम कहानी हम लोग करंट में पढ़े हैं, उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। हो सकता है कि हमें ऐसा डिस्क दे दे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि इसका क्या होगा। डिस्क है, रेडियस जो है ये बोल रहा है कि आर है, ठीक है, यानी कि हमें बोल रहा है कि एक ऐसा डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट लेट से ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा ऊपर, मतलब इस एक्सिस के थ्रू ऐसा है, यानी कि हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, डिस्क जो है ऐसा इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ओमेगा से घूम रहा है, डिस्क है यानी कि सॉलिड मटेरियल होगा। तो इसके दोनों पॉइंट्स यानी कि सेंटर O और इस रिम P दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर हम भी PQ की बात करें तो ये क्या होगा, बता सकते हो? सिंपल सा है, सोचो तो। देखते हैं, ऐसा अगर हमारे पास ये डिस्क है, इसमें अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो ऐसा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, यस सर। ये इस रेडियस इसका होगा R, जो भी चीज हो, ये हमें दिख रहा है कैसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है, और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन है, ठीक है। अगर हम इस छोटे से R लेंथ का बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसा एक रॉड रोटेट करता है ओमेगा से, तो इस दो पॉइंट्स यानी कि इस पॉइंट P और Q बोले हैं, तो भी पी क्यू मिलता, क्या मिलता, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 मिलता, यस सर। ठीक है। अब हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए भी लिखेंगे तो क्या यही मिलेगा, मिलेगा। अब अगर हम लोग इस दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस छोटे से एलिमेंट के लिए ये लिख दे रहे हैं, तो क्या पूरे डिस्क के लिए भी यही होगा, क्योंकि हम उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर इतना है तो सबके लिए इतना ही होगा, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा। क्लियर है?
समझ आया? कहना ये चाह रहे हैं कि ये हमारा डिस्क हो गया, इसमें हमें इस 2 पॉइंट्स P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अगर हम यहाँ पे एक रॉड बोल रहे हैं, इसके अक्रॉस अगर हम फाइंड कर लिए कि P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहीं से भी कोई सा भी हम एलिमेंट लें, सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम 2 पॉइंट्स का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रास्ते से अगर उस दोनों पॉइंट का बताएंगे तो वही डिफरेंस आना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? सर यहाँ ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? ऐसा यहाँ पे दिए हैं, इधर से इधर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नीचे ही रहेगा तो पोटेंशियल ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, अगर यस ऐसा सर। घूम रहा है तो पोटेंशियल ऑफ कौन सा ज्यादा होगा? इस केस में पोटेंशियल ऑफ Q ग्रेटर देन P क्यों? होगा। ठीक है, पिछला केस में P का ग्रेटर था बस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी भी रॉड के रोटेट होने से या फिर मूव करने से। नेक्स्ट जो है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अभी तक हम लोग मोस्टली केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे थे वो कांस्टेंट ही हम यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम बोले कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसे हम ऐसा लिख लेते हैं बी। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, फंक्शन ऑफ टाइम टी है। टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रहा होगा, समय के साथ या तो बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, जैसा भी हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिंग है। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कुछ खास होता है, इसलिए इसका हम लोग अलग एक से पढ़ ही रहे हैं। बाकी बीच में तो हम लोग देखे ही थे कि अगर आ जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कैसा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस चीज को समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा अगर हमारे पास लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये जो है कंडक्टिंग लूप है, मान ले रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप है, कॉइल है। अगर हम इसके थ्रू फ्लक्स की बात कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, हम फ्लक्स लिख सकते हैं बी इंटू ए। कॉस थीटा 0 है तो कॉस थीटा को हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बोले तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि डी फाई बाई डी टी अगर हम फाइंड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं बी डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी। ठीक है, यूवी वाला फॉर्मूला है। अब चूंकि हम यहाँ पे एरिया को कांस्टेंट माने हैं तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डी फाई बाई डी टी है, जिसे हम लोग ईएमएफ ई बोलते थे, ये हम लिख सकते हैं ए डी बी बाई डी टी। ठीक है, अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो हम लोग यहाँ पे एन लगा देंगे। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एक टर्न के लिए है
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n आ जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ आ रहा है NA/dV/dt। अब इस ईएमएफ को ध्यान से देखें तो इस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं कि लूप ईएमएफ। ठीक है, लूप ईएमएफ, यानी कि हमें ये लूप में मिल रहा है। लूप कहने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस किसी भी कहीं से कहीं भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें छोटे छोटे पोर्शन में, तो इनटू द प्लेन बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें दिख रहा है कि छोटे छोटे पोर्शन में देखें तो हमें ऐसा ईएमएफ दिखेगा, यानी कि हर छोटा सा पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो ऐसा हमें छोटा छोटा ईएमएफ दिख रहा है। और ये टोटल ईएमएफ और कुछ नहीं बल्कि इस छोटे छोटे ईएमएफ का समेशन है। ठीक है, जिसे हम लोग आज तक यूज करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है कि ये डी 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 सब है, तो इस ऐसा अगर हमें ईएमएफ हर छोटे से पोर्शन के लिए दिख रहा है, तो इस छोटे से पोर्शन में अगर हम गौर करें तो करंट हमें ऐसा बहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस लूप को अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो करंट इसमें हमें ऐसा मिल रहा है, करंट बह रहा है, यानी कि ध्यान से देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें वो इस डायरेक्शन में ऐसा राउंड राउंड घूम रहा होगा, बोल सकते हैं। ये हम बोल रहे हैं कि मोशन ऑफ चार्ज विद इन रॉड। ठीक है, इस रॉड के अंदर में इस इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा, और ये किसकी वजह से होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को, ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक कंडक्टर है इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते थे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट होता था, ड्रिफ्ट करंट हम लोग ड्रिफ्ट होता था, पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसकी वजह से उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता था, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो वैसे ही हम उसी चीज कहानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझने के लिए देखा कि अगर हम फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जो कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा हो, उसमें अगर एक लूप को रखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बहुत सारे केसेस किए फ्लक्स चेंज करके करंट निकालने वाले, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को ऐसे ही रख दिए हैं जिसे हम कुछ भी मोशन नहीं दे रहे हैं, उसमें भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है। वो करंट क्यों डेवलप हो रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस वायर के क्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें इस इलेक्ट्रॉन पे मोशन मिला होगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी वजह से सर्कुलर करंट मिला है। तो इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर, यानी कि हियर हमें क्या समझना है, ये बात ध्यान से सुनना है और समझना है कि हियर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है फंक्शन ऑफ टाइम टी है, इंक्रीजिंग है, यानी कि वेरी कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे इस जगह पे अगर हमने एक कंडक्टिंग लूप रखा था तो उस लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था। अगर हम उस लूप को हटा दें तब भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, तभी तो उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। यस ऐसा सर। थोड़े कि लूप नहीं है तब भी। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर लूप नहीं है फिर भी हमें दिख रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट रहता है उसी डायरेक्शन में होता है, इंक्रीजिंग है तो इस डायरेक्शन में हमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ देयर इज नॉट लूप
इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में लूप नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ऐसा लूप में घूम रहा होगा। अगर हम इसकी जगह पे ले आके एक लूप रख देते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगेगा, घूमना शुरू हो रहे हैं, करंट मिल जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा थोड़े है कि कंडक्टर के रखने से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। अब अगर हम लूप को रख रहे हैं तो इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है और करंट मूव करना शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये चीज दिखा, तो हम बोल सकते हैं देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड even if loop is not present। ठीक है, लूप जो है जब प्रेजेंट नहीं रहेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is produced due to varying magnetic field। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? वेरिंग मैग्नेटिक वेरिंग फील्ड की मैग्नेटिक वजह फील्ड। से। ठीक है, पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वो किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा था? चार्ज सोर्स की वजह से। बोलते थे कोई भी सोर्स हो चार्ज रखा हो, उसी की वजह से अब तक पढ़े थे। तो ये जो है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसे क्या नाम देंगे हम लोग? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नोट करना है। अभी तक तुम लोग को पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन नोट ये जरूर करना है कि पहला, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हमें सर्कुलर लूप बनाता हुआ दिख रहा है? बेरिंग है, सर्कुलर दिख कैसे? रहा है। जो आज तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसमें तो हम लोग साफ साफ लिखे थे कि वो सर्कुलर लूप नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि चार्ज सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे रियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर्कुलर लूप फॉर्म कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। वो जो हम लोग पढ़े थे वो कैसा था? कंजर्वेटिव नेचर का था, इसलिए सर्कुलर लूप फॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, तो सेकेंड हम बोल सकते हैं इट कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप। यानी कि अगर हम इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट से कि वर्क डन इन लूप जो होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग बोलते थे वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन एक क्लोज लूप में जीरो होता है। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसा हम लोग को ऐसे भी दिख रहा है कि हम लोग जो ईएमएफ लिखते हैं इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिखते हैं। तो क्लोज लूप में अगर हम घूम भी लें तो ये हम नॉन जीरो दिख रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो है, तो वर्क डन भी नॉन जीरो ही होगा। तो यहाँ से ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस इन लूप दिख रहा है कि नॉन जीरो है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि फॉर टाइम वेरिंग, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड at any point in space
वी कैन नॉट डिफाइन। हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिफाइन करते हैं किसके लिए? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। यस सर। ठीक है, पोटेंशियल का कंसेप्ट कभी भी आता है तो कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड हो तभी होता है। अब ये कंजर्वेटिव है ही नहीं तो यहाँ पे हम लोग इससे डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये चीज डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सिलेंड्रिकल रीजन में है। सिलेंड्रिकल रीजन कहने का मतलब है कि ऐसा एक सिलेंड्रिकल रीजन है, सिलेंड्रिकल इसी रीजन में ऐसा इनटू द प्लेन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसका रेडियस जो है ये आर है, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा। और लेट से कि हम मान रहे हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से डायरेक्शन पे ही फर्क पड़ेगा। तो इस लूप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम आर दूरी का एक छोटा सा लूप बनाए तो इसमें करंट ऐसा बहता, इंक्रीजिंग है तो हम लोग यस बोल सर। सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि जिधर करंट का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ईएमएफ ऑफ लूप अगर हम फाइंड करें तो क्या आया था? ईएमएफ ऑफ लूप एरिया इंटू डीवी बाई डी आया था। यस सर। ए डीवी बाई डी अगर टाइम वेरिंग हो तो एरिया हमें दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, एक्स यूज करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, दो आज पाई एक्स स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी को हम यही रहने दे रहे हैं क्योंकि हमने कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन नहीं ले रखा है तो उसे उसी फॉर्म में हम छोड़ देते हैं। तो ये जो आया हमारा ईएमएफ आया, तो हम जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल होता है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हम 0 से 2 पाई एक्स यानी कि इस लूप में शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू हुए यहीं पे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल क्लोज लूप में 0 से 2 पाई एक्स जा रहे हैं, ये हमें मिल रहा है पाई एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी टी। तो यहाँ से ई और डीएल के बीच में एरिया एंगल देखेंगे तो हमें 0 डिग्री है क्योंकि उसी के अलोंग है तो कॉस 0 आएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स आएगा, पाई एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी टी। तो यहाँ से पाई एक्स कट गया, पाई से एक्स कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमें मिल गया एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी। ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जेई मेंस एडवांस में है तो इस चीज को जानना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो मिल रहा है क्या मिल रहा है एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी। और ये चीज हमारे बोर्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे उस समझने के लिए बहुत ही अच्छा चीज, अगर ये जान रहे हैं तो चीज हमें आराम से समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आगे चल के देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही चाहे बोलते हैं, वहां से ये चीज हम लोग समझें। यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत और ध्यान दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ठीक है,
चलो ये सब तो बातें हो गई। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्यादा मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमें कम मिलेगा तो डेंसर यहाँ पे जो होगा डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सेंटर से अगर हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, वी मूव फ्रॉम सेंटर टू रिम। सेंटर से रिम की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये तो हम इनसाइड का बात किए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल रीजन। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो क्या मिलेगा? तो वही चीज नेक्स्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंड्रिकल रीजन। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ ये सिलेंड्रिकल रीजन ही पढ़ना है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यह सिलेंड्रिकल रीजन है, इसका रेडियस जो है आर है। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि किसी दूरी x पे यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा ही सर्कुलर पार्ट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड फिर से फंक्शन ऑफ टाइम t इंक्रीजिंग ही रखे हैं तो डायरेक्शन हमें यही मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, करंट के डायरेक्शन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेंज लॉ लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा। तो इस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें? तो फिर से वही मेथड, ई लूप अगर फाइंड करेंगे तो ये हमें मिलेगा पाई एक्स फ्लक्स लिख, स्क्वायर। नहीं, फ्लक्स क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू बी ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने एरिया में है? सिर्फ पाई आर स्क्वायर एरिया में है। यस सर। यहाँ पे ये एरिया लेंगे, ठीक है, एरिया इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए वही एरिया हम लोग लेंगे। तो डी, ये डी फाई बाई डी टी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। बस इतने का अंतर है यस सर। ऊपर और इस। तो यहाँ से हम फिर से ईएमएफ को बोल सकते हैं 0 से 2 पाई एक्स ई डॉट डी एल इजकल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई। तो इस केस में अगर सॉल्व करोगे तो ई इंटू 2 पाई एक्स इजकल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी मिलेगा। यानी कि पाई से पाई कैंसिल, ई आ गया हमारा आर स्क्वायर बाई 2x डी बी बाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, यानी कि इसके लिए अगर हम सेंटर से, यानी कि इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से अगर हम दूर की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी कि अगर हम फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें डेंसर मिलेगा और दूर जाएंगे तो हमें ऐसा रेयर मिलेगा। यानी कि इफ वी मूव अवे फ्रॉम cylindrical region, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। दिख रहा है? ये चीज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज सीखा इस टॉपिक में कि अगर कहीं भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सिलेंड्रिकल रीजन हो तो सिलेंड्रिकल रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दो फॉर्मूले से हमें मिलेगा। अंदर की तरफ x बाई 2 डी बी बाई टी टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, बाहर देख रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है।
बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फंक्शन क्या दे रखा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा क्या होगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड यानी कि आइडियल सोलेनोइड की बात की जा रही है, ठीक है, जिसका एन एन क्या होता है सोलेनोइड में बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है। आर जो बोल रहा है रेडियस है, और आई जो है इसमें करंट बह रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा दे रखा है, ये हमारा सोलेनोइड हो गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल दिखेगा ये, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन दिख रहा है, ये हमें सोलेनोइड दिख रहा है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो म्यू नॉट एन आई होगा, लेकिन बोल रहा है कि करंट इन द सोलेनोइड इज चेंजिंग। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ से एक ऐसा लूप है, ठीक है, ये जो रेडियस है ये 2r है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, इस रेडियस इतने दूरी पे, यानी कितने दूरी पे हमें एक चार्ज रखा हुआ है और एक मास है। बोल रहा है कि इफ करंट इन सोलेनोइड is switched off suddenly स्विच ऑफ होता है, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज, ठीक है, जो चार्ज उस वेलोसिटी कितना अटेंड करेगा वो चीज फाइंड करना है। ध्यान से देखो कि अगर हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड तुरंत से बंद कर देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा वेरी करेगा? अभी है, तुरंत से जीरो हो जाएगा, दिख रहा है? अगर यस जीरो सर। होगा तो उसे बढ़ाने के लिए जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्योंकि ये चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मूव करेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r²/2x dv/dt होता है। सडनली हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम सडन चेंज कर रहे हैं, सडन चेंज कर रहे हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बोलो? ये r²/2 इंटू एक्स तो 2r है, dv फाइनल 0 है और इनिशियली म्यू नॉट है, b इनिशियल अगर देखे तो म्यू नॉट ni बह रहा है, और b फाइनल जो है ये 0 हो जा रहा है, dt बोल रहे हैं ये टाइम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चेंज आया हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन dt लिख सकते हैं, छोटा सा टाइम dt हम चेंज लिख रहे हैं, dv/dt जो आएगा ये आएगा, तो ये अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? r/4 म्यू नॉट ni बाई dt, यही मिलेगा, यस सर। ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि उस पे वेलोसिटी निकालना है, तो फोर्स जो होता है वो q इंटू ई होगा, ठीक है,
चार्ज इंटू ई फोर्स होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एंड ऑल्सो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो फोर्स होता है dp बाई dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाई dt, चेंज इन, तो यहाँ पे इनिशियल 0 था, mv माइनस 0 बाई dt स्मॉल टाइम t में हम f dt कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि f dt जो मिलेगा वो हमें mv मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम f क्या लिख सकते हैं, q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, q इंटू ई। तो फोर्स हमें मिल गया कितना, r बाई 4 म्यू नॉट एन आई बाई डी टी इंटू क्यू। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एफ डी टी जो मिल रहा है और कुछ नहीं, आर क्यू म्यू नॉट एन आई बाई 4 दिख रहा है। ये यहाँ से हम बोल सकते हैं एम भी के बराबर है, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं आर क्यू म्यू नॉट एन आई बाई 4m, ठीक है। इतना कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो तो हमें 3-4 कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। एक, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, चौथा कि अगर फोर्स बहुत ही कम समय के लिए चेंज होता है तो इम्पल्स कहलाता है, और इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये इम्पल्सिव फोर्स से ही है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग यूज करें, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें हम लोग यूज करें, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही देखेंगे कि एडी करंट क्या होता है, एडी करंट का उसका यूजेस क्या होगा, फिर इंडक्टेंस के बारे में, यानी कि किसी इंडक्टेंस क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। सर HW होमवर्क सर। होमवर्क HC वर्मा में तो इसका मॉड्यूल मिल गया है। यस सर। एक मिनट, HC वर्मा देख ले रहे हैं। HC वर्मा में कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 65 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यस सर। एक्सरसाइज 1 to 65 EMI, यानी कि चैप्टर नंबर 38 HCB चैप्टर 38 क्वेश्चन नंबर 1 to 65, ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू टू, थैंक यू सर। थैंक यू।